नमस्कार दोस्तों, सीटेट परीक्षा 11 जनवरी आज के कुल प्रश्नों का निचोड़ लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने एमसीक्यूज फॉर्म में। तो आप लोग अपने आप को जांचिए कि आपकी तैयारी कितनी है। सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, वाष्पीकरण से भी सवाल बने थे, तो इनमें से किस परिस्थिति में वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी। प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्योंकि बच्चे बता रहे हैं वाष्पीकरण से यहाँ पर सवाल थे कि कम ज़्यादा के रिलेटेड। तो ये प्रश्न हम लोगों ने आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्योंकि सीटेट में प्रश्न पूछा गया है पहले भी। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी कब होगी, वाष्पीकरण कब होगा, जब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो याद रखिएगा, टेम्परेचर वाला देखेंगे तापमान कहाँ पर ज़्यादा है, तो जब सतही और तापमान दोनों में वृद्धि हो। ठीक है, तो यहाँ पर तापमान में वृद्धि है मतलब ज़्यादा, तापमान घटता है गलत हो गया, तापमान दोनों घटता है ये गलत हो गया। अब यहाँ पर देखोगे तापमान बढ़ता है और तापमान जो है यहाँ पर भी बढ़ता है, लेकिन सतह क्षेत्र और तापमान दोनों बढ़ता है। यहाँ पर ये सतह क्षेत्र घटता है और तापमान बढ़ता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में जैसे आप देखते हो कि पानी उबलता है तो भाप ऊपर उड़ जाता है, ठीक है ना। आप उसमें चीनी का घोल रखोगे तो चीनी नहीं उड़ेगा, सिर्फ भाप उड़ेगा। तो याद रखिएगा, तो सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होगा तो वाष्पीकरण सबसे ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर सवाल बनता है कि सबसे धीमी होगी, तो सबसे धीमी कब होगी, जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों घटेगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा दोस्त, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो से हेल्प मिलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, क्या कमी रह गई, सारी चीजें। कलमकारी चित्रकला सवाल बना है, एक दो सवाल और बने हैं, मैं उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कलमकारी चित्रकला के बारे में मैंने पहले भी बताया है, आंध्र प्रदेश। बुंदेलखंड के एक लोक नृत्य से सवाल बना है, बच्चों ने बताया है कि बुंदेलखंड का एक नृत्य आया। देखिए, ईवीएस कहा ही इसीलिए जाता है ना क्योंकि ये ईवीएस है, यहाँ पर पूछ कुछ भी सकता है। आपसे पूछ सकता है कि आपके पड़ोस में जो शर्मा जी रहते हैं उनके लड़के का नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे, बताओ। ये सारी चीज़ें पढ़ने वाली नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। जो लॉजिकल है, जो पढ़ा जा सकता है, वही उतना ही पढ़ा जा सकता है, जैसे कलमकारी चित्रकला पूछ दिया। लेकिन बुंदेलखंड का लोक नृत्य ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है ना। अगर आप बुंदेलखंड की बात करेंगे, मान के चलो किसी भी स्टेट की बात करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन स्टेट के अंदर एक जगह की बात करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस चीज को लेकर के बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, सर ईवीएस में तो मुश्किल था। अरे 5 क्वेश्चन मान के चलो ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा, तो 145 नंबर तो है 110 नंबर लाने के लिए, तो 145 में सोचा करो। ईवीएस में 30 में 30 बहुत मुश्किल होता है यार लाना, चीजों को समझो आप। तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य क्या है, वो है राई नृत्य। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत सारे नृत्य के नाम हैं लेकिन राई लगा दिया जाता है लास्ट में, वो राई नृत्य आप याद रखिएगा, ठीक है। गरबा आपको पता है राजस्थान, भांगड़ा आपका पंजाब है, रासलीला आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। बुंदेलखंड है कहाँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। एक प्रश्न यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे हमेशा कि संख्या 9,19,90,99 को कैसे लिखेंगे। तो देखिए, पहले देखिएगा यहाँ पर कैसे करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख हुआ तो करोड़ तो हुआ नहीं, ठीक है। फिर हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये भी नहीं होगा। अब आप देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। अब 9 करोड़ 19 लाख, तो 9 करोड़ 19 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे 90,000, 90,000 भी ठीक है और 99 भी ठीक है, तो आंसर नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं, बहुत आसान होते हैं, आपको फ्री का नंबर देके जाएंगे। सभी विषयों के यहाँ पर प्रश्न हैं आप लोगों के सामने और बहुत निचोड़ करके इन प्रश्नों को बनाया है और इन्हीं प्रश्नों से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये पैटर्न यही है। कुछ 5-7 सवाल जो है नए आते हैं लेकिन वो 1 साल का ही नया सवाल होता है और वो सिर्फ उसी साल रिपीट होते हैं। बाकी के जो सवाल है ना वो हर साल रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। और बात करें पेडागोजी की दोस्त, ठीक है, तो जो नए सवाल आपको देखने को मिलेंगे ना दोस्तों वो ईवीएस के देखने के मिलेंगे। लेकिन अगर पेडागोजी की बात करेंगे तो 75 में 75 मैं बता रहा हूं ना, मैंने जितनी वीडियोस बनाए हैं उसको आप जाकर के देख लेना, 75 में 75 टैग वर्ड देख लेना, उससे आपका काम हो जाएगा। कुछ नहीं तो 70 तो कहीं नहीं गए दोस्त, इस चीज को याद रखिएगा। पेडागोजी कभी नहीं बदलता भाई। समावेशी कक्षा में सभी जाति धर्म के लड़के पढ़ेंगे, हर तरीके का बच्चा पढ़ेगा, वो कभी बदलेगा क्या, कोई नहीं बदल सकता इन प्रश्नों को। तो वो प्रश्न तो वैसे ही रहने वाले हैं। हाँ, ईवीएस के 2-4 सवाल बदल जाते हैं, बच्चे उसमें जाकर के परेशान होते हैं, उसमें नहीं होना परेशान। आप देखिएगा त्रिभुज के कोणों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो त्रिभुज है ये जिसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, नहीं होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है 360 होता है, इसको याद रखिएगा। एक विषम बाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों के योग से कम होगा। तो देखो, विषम बाहु त्रिभुज हो या समबाहु त्रिभुज हो, विषम बाहु मतलब कि जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती है, समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजा बराबर होती है, और सम द्विबाहु एक होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। तो दोनों कैसे भी हो, जैसे कि मान के चलो कि ये है आपका समबाहु, ठीक है, और ये है आपका विषम बाहु,
ठीक है। तो ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री है, ये है 60 डिग्री, ये है 10 डिग्री, और ये मान के चलो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो भी दोनों का योग तो बराबर ही होगा ना, तो कम तो होगा नहीं। और यहाँ पर देखोगे योग से अधिक है, ये भी नहीं होगा। त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो है 160 180 डिग्री होता है, ये राइट आंसर होगा। तो इस तरीके के भी कथन सवाल में देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है कि मैथ में बहुत कैलकुलेटिव प्रश्न ही पूछे जाते हैं और ज्योमेट्री से सवाल बन जाएंगे? ऐसा नहीं, बहुत कैलकुलेटिव प्रश्न 2-3 प्रश्न होंगे। और दिक्कत यही है ना, उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के हम बैठ जाते हैं और हमें लगता है कि बहुत मुश्किल पेपर आता है। ऐसा नहीं, जो पेपर कम है उसको हटाओ ना, 150 में 150 तो लाना नहीं है ना, आपको 110 लाना है, 120 लाना है। इससे ज़्यादा क्या लाओगे यार, इससे ज़्यादा गलतियां तो करोगे ही। अब आपका टारगेट 135 है, 140 है, ठीक है, तो माथा तो पकड़ना पड़ेगा ना अपना। जब क्वेश्चंस गलत होंगे उस हिसाब से आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। समिति से भी यहाँ पर सवाल बनते हैं। सिमेट्री जिसको कहा जाता है, अक्षरों के उस समूह को चुनिए जिसमें से कोई भी रैखिक समिति नहीं है। अब रैखिक समिति इन चारों में से देखोगे किस में नहीं है। अब देखिएगा, एक्स जो है, एक्स को उल्टा करो पुल्टा करो कोई दिक्कत नहीं, एक्स तो एक्स है ही भाई। ए बी सी में सी अगर है, अब सी को अगर उल्टा कर दोगे तो भी ये सी बन ही जाएगा। ठीक है, हमने इसको पलट दिया तो भी सी दिख रहा है। पी क्यू आर, ठीक है, एम एन ओ, ठीक है। अब इसमें बताएंगे तो ओ को हम उल्टा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वही रहेगा। लेकिन क्यू को अगर उल्टा कर दोगे तो क्यू ऊपर चला जाएगा, पी को उल्टा कर दोगे तो पी ऐसे हो जाएगा, आर को अगर उल्टा करोगे तो ऐसे हो जाएगा। मतलब कि ये सिमेट्री नहीं है। तो सिमेट्री वो होता है जिसमें जिसको उल्टा कर दो पुल्टा कर दो मोड़ दो तो भी वो सेम ही दिखता है। ठीक है, उसकी क्वालिटी जो है बदलती नहीं है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। जैसा कि एक है, ठीक है, तो ये जो एक है ना, ये सिमेट्री है। लेकिन अगर हम इस तरीके से एक बना दें और इसको बोलें कि ये सिमेट्री है क्या, तो ये सिमेट्री नहीं है, क्योंकि जब ये उल्टा बनेगा तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को उड़ाते हैं दोस्त। निम्न में से कौन सा कथन एक गणित कक्षा में गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है? ठीक है, तो केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है, कौन सा है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर छात्र केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर छात्र कर लेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो परेशान नहीं होना किसी चीज़ को लेकर के। वीडियो से हेल्प मिल रही हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, लग रहा हो कि हाँ पेपर जो लेवल है उस हिसाब से मैं आपके क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं वो क्वेश्चंस नहीं कराता यार कि ईवीएस के 10 क्वेश्चन लेकर के आ गया और आप लोगों को मैंने ईवीएस के क्वेश्चन करा दिए, जो कि उससे कोई मतलब होने वाला नहीं है। अगर आप उन क्वेश्चंस को करो जो पैटर्न वाकई में है, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे शिक्षण केंद्रित, मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, तो यहां से आपके पेडागोजी के अच्छे खासे क्वेश्चंस क्रिएट होंगे आपके दिमाग में और वहां पे नंबर लूटोगे। ईवीएस के 2-4 क्वेश्चन करने से आपका भी, बाकी बहुत सारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा ईवीएस के क्वेश्चन करा दिए जाते हैं, हाथी स्लॉथ ये बता दिया जाएगा। अरे वो तो आपने पढ़ ही रखा है, उससे क्या मतलब है, आप पढ़ो ना। ये चीज जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इससे बाहर नहीं जाता दोस्त। ठीक है, तो देखिएगा, छात्र केंद्रित शिक्षण के लिए क्या उपयोगी है? अनुप्रयोग में विद्यार्थियों को सक्षम बनाने में सहायता करना, नई परिस्थितियों में ज्ञान के अनुप्रयोग। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पर नहीं पूछा गया है। सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम को प्रोत्साहित करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा सक्रिय रूप से सहभागिता करता है, अधिगम को लेकर के प्रोत्साहित है, तो सिंपल सी बात है कि वो गतिविधियां करेगा। और ये एक इंपॉर्टेंट है कि जब हम चाइल्ड को सेंटर में रखते हैं, जैसे मैं, अगर आपने बोला कि सर संस्कृत की वीडियो लाइए, अब मैं जब संस्कृत की वीडियो बनाऊंगा ना और जब मैं लाऊंगा तो उस क्लास में आप बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ बैठेंगे, क्योंकि वो आपको चाहिए। ठीक है ना, तो बच्चों को वही दो जो उन्हें चाहिए। तो सक्रिय सहभागिता मतलब कि बच्चों को खेल कूद के द्वारा प्रोत्साहित करो ताकि बच्चे सीखें। रटना नहीं है, रटाना नहीं है। मैं कुछ चार्ट वगैरह आपको दे दूं कि इस चार्ट को रट करके चले जाना, पेपर हो जाएगा, तो आप चार्ट नहीं रट पाओगे। ठीक है ना, आप कहोगे चलो यूट्यूब पर दूसरे की वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं, ये तो रटाने वाला काम करता है। ठीक है ना, तो वो गलत हो जाएगा। चिंतन को प्रोत्साहित करना, अगर आप चिंतित हैं, अगर आप चिंता में हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चिंता से ही आप चीज़ों को सीखोगे कि किस तरीके से इन समस्याओं से निकलना है। जैसे आपको चिंता में रख दिया जाए और उसके बाद बोला जाए कि अब बताओ, जैसे कि मान के चलो कि आपको, जैसे कि बता दिया जाए कि रामू को 10 नंबर मिला और तुम्हें 8 नंबर मिला है। अब बच्चे के टेंशन कि यार मेरे दोस्त को 10 मिला, मुझे 8 मिला, अब वो सोचता रहेगा दिन भर। और उसके बाद बोलो उसको कि भैया चिंता आप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 8 इसलिए मिला है क्योंकि आपकी कमी यहाँ थी, तो आप चिंता नंबर पे ना करके इन सभी चीज़ों पे करो। ठीक है, तो चिंता करना है लेकिन अच्छी जगह पे करना है, उसको प्रोत्साहित करना है। ठीक है, कि अगली बार तुम रामू से ज़्यादा नंबर लाओगे, रामू 10 लाया है, तुम 15 लाओगे, तुम निश्चिंत रहो। ठीक है, समालोचनात्मकता होता है जहाँ पर समालोचनात्मक चिंतन से भी सवाल बनते हैं, तो याद रखिएगा समालोचनात्मकता क्या होती है, जहाँ गुण और दोष दोनों ही दिखाई देते हैं। जीन पियाजे से सवाल बनता है, बाइगोत्स्की से सवाल बनता है और कोहलबर्ग से भी सवाल बनता है। और जीन पियाजे
अंदाजे से ऐसा नहीं सीडीपी में सवाल बनते हैं, हिंदी में भी, संस्कृत में भी, इंग्लिश में भी सवाल बनते हैं दोस्त, ठीक है, क्योंकि इनका काम ही है ऐसा, संज्ञानात्मक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए किसके संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। तो सवाल एक था आज की सोच को लेकर के, कुछ सवाल थे कि बच्चों में सोच जो होती है किस अवस्था में डेवलप होती है, लेकिन यहां पर याद रखेंगे कितने प्रकार, मतलब कौन सी सोच, कितने लेवल की सोच, ये बच्चा नहीं डिफाइन कर पाया। इस वजह से मैंने संरक्षण को लेकर के क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। अब मैं यहां पर आपको चीजों को बताने की कोशिश करता हूं। देखिए बच्चा जो है सोचना स्टार्ट तो यहां से ही कर देता है, लेकिन उसमें अगर बारीकी की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है जो बच्चा इलॉजिकल सोचने लगता है, ठीक है। इलॉजिकल मतलब कि कुछ भी सोचने लगेगा, उसमें लॉजिक नहीं होगा, ठीक है ना। इलॉजिकल सोचने लगेगा, किसी को भी मम्मा कह देगा, ठीक है ना, किसी को भी पापा कह देगा, मतलब उसको ये नहीं पता है कि पापा कौन है, मम्मा कौन है, लेकिन इलॉजिकल तौर पे पापा मम्मा बोल देगा, ठीक है। दूसरी बात करें कि वो कम ज़्यादा में फर्क नहीं कर पाते हैं दूसरे वाले अवस्था में, लेकिन आप याद रखेंगे यहाँ पर पूछा गया संरक्षण, मतलब कि कम ज़्यादा में फर्क कहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जहाँ पर कम ज़्यादा में फर्क देखने को मिलता है। मिलता तो इसमें भी है, लेकिन पहला स्टेज तो ये है ना, शुरुआत तो मूर्त से होगी 7 से लेकर 11, जिसमें कम और ज़्यादा में फर्क कर पाता है, ठीक है ना। कपड़ा सूखता है तो क्यों सूखता है, तो धूप से सूखता है, ये सारी चीज़ें वो समझने लगता है, संरक्षण करने लगता है। कहने का मतलब एक एग्जाम्पल और है कि एक गिलास में पानी है, 2 गिलास में पानी है, ठीक है, और ये दोनों सेम भरा हुआ है, लेकिन इस गिलास को इसमें डाल दिया जाएगा तो बोला जाएगा कि किस में ज़्यादा पानी है, इसमें ज़्यादा पानी है कि इसमें ज़्यादा पानी है, तो बच्चा बोलेगा दोनों में बराबर है। लेकिन वो जब प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में होता है तो उसे लगता है कि इसमें ज़्यादा है क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है और इसकी हाइट कम है, तो उसे लगता है इसमें तो कम है, इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर संरक्षण की बात वो की जाती है जैसे किसमें कम ज़्यादा में फ़र्क करना, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा, संरक्षण को ये चीज़ मतलब पियाजे के हिसाब से है कि संरक्षण में कम ज़्यादा का फ़र्क अगर बच्चा कर पाता वो कौन सी अवस्था है, वो है आपकी मूर्त संक्रियात्मक। चलिए ट्रेन से सवाल बनते हैं ईवीएस में, और ट्रेन से सवाल बना था उस चीज़ को याद रखिएगा। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिख करके आता है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। कोई एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है, इस मार्ग से होकर नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी लगभग 504 किलोमीटर है। यदि यह ट्रेन दूरी को 7 घंटे में तय करती है, तो 504 किलोमीटर है, 7 घंटे में तय कर देती है, तो ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या होगी। तो अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, आसान भी है। तो 7 से पहले इसको काटेंगे, 7 और बचा 2, 7 7 49, बचा 1 और 14 2, तो 72 आ गया, ठीक है, 72 किलोमीटर आ गया, मतलब हर घंटे 72 किलोमीटर चल रही थी। अब यहाँ पर कितने में पूछा है, ट्रेन की जो मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल है, तो मीटर बनाना है, ये किलोमीटर में है, किलोमीटर है, अब मीटर में बनाना है, तो जब किलोमीटर में है मीटर में बदलना है, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ जाना है। तो देखिए 72 हो गया। अब 18/5 और 5/18 आपको पता होगा, चेंज करने का फॉर्मेट होता है। अगर मीटर में है, किलोमीटर में जाना है, अगर बड़े की तरफ जाना है तो 18/5, और अगर छोटे की तरफ जाना है तो छोटा वाला ऊपर, मतलब 5/18। किलोमीटर में जाना है तो 18 बड़ा है, ऊपर आएगा। मीटर, अगर किलोमीटर से नीचे है मीटर, तो मीटर में अगर जाना है तो 5/18, तो 5/18 यहाँ पर लिखोगे, इसको 4 बारी में जाएगा 20, ठीक है, आपका मीटर प्रति सेकंड में आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये चीज़ है, अगर आपको मीटर में जाना है तो 5/18, किलोमीटर में जाना है तो बड़ा वाला ऊपर 18/5, इस तरीके से करना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है कि देखिए, अब सबसे पहले आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो वो कर दीजिएगा यार, क्योंकि अगले जब भी शिफ्ट कल हो, परसों हो, नरसों हो, जब भी आपके एग्जामिनेशन होंगे, उन सभी एग्जामिनेशन का सबसे सटीक रिव्यू अगर मिलेगा तो इसी चैनल पर मिलेगा। रीज़न, क्योंकि मैं क्वेश्चंस का कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम करके आपके सामने लेकर के आता हूँ कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं ईवीएस के 3 4 5 क्वेश्चन नहीं करवाता, मैं पेडागोजी के भी उन क्वेश्चन को करवाता हूँ जिससे रिलेटेड बच्चे बोलते हैं, जैसे कि प्रेरणा से रिलेटेड सर सवाल आए थे, मूल्यांकन से, समावेशी शिक्षा से, जिन प्याजे से, आप सोच को लेकर के, संरक्षण को लेकर के, सभी क्वेश्चन को लाने में वक्त लगता है, टाइम लगता है, मेहनत लगता है, और उसको अप्रिशिएशन तो करना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि कुछ सीखने को मिला। और 20 मिनट की वीडियो में आपको इतनी सारी चीज़ें दे दूंगा कि कल के पेपर में आपको कम से कम 20 नंबर का फायदा इस वीडियो से मिलने वाला है। विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब होती है, जब बच्चा जो है मोटिवेट कब फील करता है, मतलब उत्साहित कब होता है, जब हम आपको उत्साहित कब कर सकते हैं, जब आपको वो कंटेंट बताएं जो आपको आता हो। सिंपल सी बात है, जो आपको आता हो, जो आप पहले से जानते हो, उस चीज़ को जब पढ़ाया जाता है तो बच्चों के चेहरे पर मुस्कान होती है। जैसे आपको मैथ नहीं आता और मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर दो तो आपके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाएगी, ठीक है। तो वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ, जब आपको
आपके दुनिया से जुड़ा हुआ कोई चीज़ अगर हम पढ़ाते हैं ना, तो वो चीज़ें बच्चों को अच्छी लगती हैं। ठीक है, जो चीज़ आप जानते हो, जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है, उस चीज़ के बारे में जब भी पढ़ाई जाती है, आपके वास्तविक दुनिया से जुड़ाव है, जहाँ पर वो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, तो वहाँ पर आप मोटिवेटेड और फ्रेश फील करते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा। मूर्त और अत्यधिक जटिल, ये तो नेगेटिव होता। अप्रासंगिक, इरिलेवेंट, मतलब जो चीज़ जुड़ा ही नहीं है। जैसे कि संस्कृत अगर पेपर में जैसे हिंदी का ग्रामर अगर इंग्लिश जो सीटेट के पेपर में नहीं आता, मैं ग्रामर पढ़ाने लगूँ तो ये इरिलेवेंट है, अप्रासंगिक है। चुनौतीपूर्ण नहीं, चुनौती इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि चुनौती बिल्कुल भी नहीं देना है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा। चुनौती इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिल्कुल भी चुनौती नहीं देना है, ये नेगेटिव होते हैं। चलिए, एनईपी से सवाल बनता है, एनसीएफ से भी सवाल बनता है, आरटीई से भी सवाल बनते हैं। और सवाल ये नहीं बनते हैं कि 5 3 3 4 या फिर कुछ और, ये कुछ इसी में ही पेडागोजी में ही ऐड कर दिया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, तो बहुभाषिता पर बल देती है। बच्चा बच्चा जानता है, इस पर ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है ही नहीं। चलिए, मैंने बोला ना मूल्यांकन से भी प्रश्न बनते हैं। अब मूल्यांकन से प्रश्न बनते हैं तो बच्चा ऑप्शन थोड़ी ना बताएगा कि ऑप्शन क्या क्या आए थे, लेकिन आपको तो पता है ना कि मूल्यांकन से जो प्रश्न बनेगा यही सवाल बनेंगे। और पेडागोजी में आपके पास तो दिमाग है ही कि किस तरीके से क्या करना, नेगेटिव पॉजिटिव तो मैंने बता ही रखा है, और कुछ अपना भी दिमाग इस्तेमाल करना है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? डर पैदा करना। तो डर पैदा नहीं करना। मैं आपके अंदर अगर डर पैदा कर दूं, ठीक है, तो वो अच्छा मूल्यांकन नहीं है। प्रदर्शन के लिए बच्चों को अब मैं बोल दूं कि बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं, फटाफट मेरे को 250 दीजिए और ये पीडीएफ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, और इसको पढ़ने के बाद आपका ईवीएस में 30 में 30, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैंने डर पैदा कर दिया, आपने 250 300 रुपये मुझे भेज दिया, और मैंने पीडीएफ भेज दी, और उसमें से अगर नहीं मिला तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो डर का माहौल बनाना गलत चीज़ है। ठीक है, तो डर का माहौल बिल्कुल बच्चों में नहीं बनाना है। ठीक है, प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना। अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, मैंने बोला था ना मेरा कोर्स ले लो, मेरा पेड नोट्स ले लो, मेरा कोर्स ले लो, लेकिन आपने नहीं किया। ठीक है, तो शर्मिंदा भी नहीं करना, इन सब चीज़ों को भी याद रखेंगे। एक दूसरों से तुलना भी नहीं करेंगे, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। ठीक है, तो बिल्कुल फैक्ट है। अधिगमकर्ता मतलब जो लर्निंग कर रहे हैं बच्चे, सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। मतलब कि एक बच्चा यहाँ पर है, एक बच्चा यहाँ पर है, ये बच्चा, ठीक है, ये बच्चा कहीं ना कहीं अधिगम कर रहा है, और अधिगम कर रहा है तो यहाँ पर कंफ्यूज है वो किसी चीज़ को लेकर के, तो इसको बोला जाएगा कि तुम जाकर के इस तरीके से करोगे तो इसकी मदद हो जाएगी, तुम जाके इस तरीके से करोगे तो इसकी मदद हो जाएगी। मतलब सीखने की प्रक्रिया में अलग तरीके से खोजना, मतलब सीखने का प्रक्रिया है कुछ ऐसा करना कि बच्चों को भी इंटरेस्ट होगी। सर देखो, ठीक है, आपने बोला कि मैं उसकी मदद करूं, तो मैं भी उसकी मदद करूंगा। कुछ ऐसा बताओ सर जो मैं उसको मदद कर दूं। तो देखो, उसकी कमजोरी ये है, जाकर के बोलो कि तुम्हारी कमजोरी ये है, तुम ऐसे करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो बच्चा एक दूसरे के साथ भी सीखेगा, टीचर भी सिखाएगा। मूल्यांकन इसी तरीके से क्लास में होना चाहिए मेरे हिसाब से, और ये जो है सटीक आंसर है, और इससे बढ़िया आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। चलिए, यहाँ पर सवाल बनते हैं, विविध आवश्यकताओं वाले बच्चे से भी यहाँ पर सवाल बनते हैं। तो उनको अगर क्लास में शामिल किया जाता है तो उनकी क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं? निम्न में से किसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा अगर पड़ेगी? विविध आवश्यकता मतलब समझते ही हैं आप लोग, ठीक है ना, कि जो बच्चा देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, अच्छे से चल नहीं सकता, उनको विविध आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। तो उनके लिए जो है दोस्तों, लचीला पाठ्यक्रम होना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे कि मान के चलो आप सिर्फ बोलते जाते हो, व्याख्यान विधि देते हो, लेकिन उनको तो सुनाई देता ही नहीं है, तो फिर वो व्याख्यान विधि तो काम आना ही नहीं है ना। तो उनके लिए चित्र सामग्री भी दिखानी है। जो बच्चा देख नहीं सकता उसके लिए रेडियो की व्यवस्था करनी है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट है। लचीला पाठ्यक्रम, टीचर ये नहीं यहाँ पर प्रोजेक्टर नहीं लगेगा, मैं ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा, यहाँ पर तमाशा चल रहा है क्या कि प्रोजेक्टर चलाएं, ठीक है, बाकी बच्चे हंसेंगे, बाकी बच्चों का मनोरंजन होगा। तो ऐसा नहीं करना है, लचीला पाठ्यक्रम होना इंपॉर्टेंट है दोस्त। प्रगतिशील कक्षा से भी यहाँ पर सवाल बने हैं, तो याद रखिएगा। प्रगतिशील कक्षा में, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है, बिल्कुल फैक्ट है, पहला ही आंसर सही है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के साथ जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके, क्योंकि डेली बेसिस पे अभी जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं, अब मैं कुल मिला जुला करके देखिए तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ, जो कि टॉपिक वाइज होंगे। जैसे कि जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं पेडागोजी से रिलेटेड, जैसे संस्कृत के हैं, इंग्लिश के हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेपरेट वीडियो में 10-10 12-12 क्वेश्चंस होंगे, उसको देख लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और ऑथेंटिक कंटेंट और ग्रेट कंटेंट, जिसको हम कह सकते हैं अपडेटेड कंटेंट, आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से मिलता है। तो चलिए, मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। चलिए, एक इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं पहले। चलिए, इंग्लिश के क्वेश्चंस पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्न में से
कौन सा चरण संवेदनशील है? तो भाषा अर्जन के क्षेत्र में। अब प्री नटल बहुत सारे बच्चे लगा के, यार गर्भ में कोई बच्चा भाषा थोड़ी नहीं, हर कोई अभिमन्यु तो होता नहीं है, ठीक है ना। तो जन्म से ही आपको, प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। किशोरावस्था और वयस्कावस्था तो बहुत बड़ी अवस्था हो गई, उन अवस्थाओं से पहले एक प्रारंभिक अवस्था आती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। बच्चे ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत करके आते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है लैंग्वेज क्या है, तो लॉजिकल सिस्टम है, सिस्टम ऑफ सिस्टम है, नॉट रूल गवर्नड सिस्टम है, ग्रामर रूल सेट। अब बच्चे क्या करेंगे, ग्रामर मार के चले आएंगे। यार ग्रामर नहीं होता है, लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि ग्रामर है। आप जब बचपन में इंग्लिश सीखते हो तो एक भाषा है, हिंदी सीखते हो एक भाषा है, आपने कभी ग्रामर सीखा है क्या? लैंग्वेज में अगर बात करें, कुछ लोग बोल नहीं सकते, कुछ लोग सुन नहीं सकते, तो उनकी एक सांकेतिक भाषा होती है। तो सांकेतिक भाषा क्या वो ग्रामर के रूल पे डिपेंड करती है क्या? नहीं ना। तो लॉजिकल लैंग्वेज की बात अगर हम करेंगे, तो लैंग्वेज क्या है दोस्तों, वो सिस्टम का भी सिस्टम है। मतलब बोलते हैं ना बाप का बाप, तो ये सिस्टम का भी सिस्टम है। जैसे आप पढ़ना जानते हो वो लैंग्वेज है, बोलना जानते हो ये लैंग्वेज है, साई लैंग्वेज जानते हो वो भी लैंग्वेज है। तो जो भी चीज़ें स्वाभाविक हैं वो सभी लैंग्वेज हैं, और जो स्वाभाविक है वो क्या है, वो एक सिस्टम है। और सिस्टम का भी सिस्टम कौन सा है, लैंग्वेज है, याद रखिएगा। लैंग्वेज यहाँ पर है तो यहाँ पर वर्ड है, यहाँ पर सेंटेंस है, यहाँ पर आप देखोगे इमेज के द्वारा देख सकते हो, यहाँ पर देखोगे तो आप सिर्फ इशारों में ही चीज़ों को सीख सकते हो। तो लैंग्वेज की कोई डेफिनेशन नहीं है, लैंग्वेज एक सिस्टम है और सिस्टम का भी ये सिस्टम है, याद रखिएगा। चलिए कुछ ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम लोग इंग्लिश के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं, और हिंदी के भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ कमेंट अच्छा करिए, जो आपको अच्छा लगा हो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा। आपको जो भी चीज़ अच्छी लगी हो वीडियो से रिलेटेड, क्या आपको हेल्पफुल कंटेंट मिला या नहीं मिला, ज़रूर बताइएगा। पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। पहले इसमें क्वालिफाई कीजिए, सुपर टेट के लिए तैयारी कीजिए, आप सेलेक्ट जरूर होंगे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने 20 मिनट की वीडियो देख ली है, मतलब आप लगनशील हैं और आप वाकई में सीखना चाहते हैं।